हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छे से करिए। आपकी जो क्लासेस है और जो सेमेस्टर है, मुझे भी पता है कि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा आप कंसंट्रेट नहीं होंगे। तो मैं भी आराम से हूँ क्योंकि थोड़ा सा वर्क है मेरे साथ, और मैं एटलीस्ट अभी 10 दिन मुझे लगेगा फ्री होने में, मोस्टली जहाँ तक है लगभग लगभग। तो वो 10 डेज, फिर होली का एक फेस्टिवल जो काफ़ी अच्छे से है सब कुछ, तो काफ़ी बिजी शेड्यूल है मेरा अब से लेके। ये काफ़ी मेरा बिजी जाने वाला है। आपका फोर्थ सेमेस्टर तक भी बहुत डिस्टर्बेंस मेरे साथ है। बैक टू बैक मेरे प्रोग्राम्स इस बार फिक्स हैं, बहुत सारी मीटिंग्स हैं, बहुत सारे मेरे कंपेनियन हैं जो फिक्स्ड हैं, मुझे जाना है करना है। तो कोशिश रहेगी कि क्लास शेड्यूल रहे, आप पढ़ पाएँ, क्योंकि फ्रेंड्स जाहिर सी बात है कि मैं एज अ पैशन वर्क इस चीज़ को करती हूँ। तो कोशिश तो है कि आपको दूंगी, क्लास अवेलेबल हो पाएगी, बट मेरी प्रायोरिटी मेरी जॉब है जिससे मैं यहाँ पे सस्टेन कर रही हूँ। तो दैट्स द रीज़न कि करूँगी, हर चीज़ मैनेज करके बनाऊँगी करूँगी, बट ये है कि आपको जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट के बाद ही एक रफ्तार पकड़ेंगे हम, ये श्योर है। तब तक के लिए टाइम है, बहुत जल्दी तो नहीं होने वाला है। जून तक एग्ज़ाम होगा, मई में तो कभी नहीं होगा। 6 महीने जब पूरे होंगे उसके बाद ही हर चीज़ होगी, आपको पता है। तो कोई नहीं, जैसा भी होगा करते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2 कर लिया, एक्सपीरियंस ले लिया, बहुत अनुभव है, अच्छे से कर लेंगे। हम भी स्पीड अपनी तभी बढ़ाएंगे। टेट की क्लासेस जो मैंने इस वक्त नहीं की है, मुझे वक्त नहीं मिल पा रहा है, बस कुछ दिन में टेट की क्लासेस तो करेंगे, बट थोड़ा वक्त चाहिए और, क्योंकि डिस्टर्बेंस की वजह से हम कार्य नहीं कर पा रहे हैं। हर चीज़ अरेंज नहीं रहती है ना, हर चीज़ अवेलेबल नहीं रहती तुरंत, क्योंकि आवाजाही में हर चीज़ जैसे एक शेड्यूल चलता रहता है कि मुझे क्या करना है इसके बाद, वो चीज़ फिक्स रहती है माइंड में। बट इस समय कुछ और भी चल रहा है तो वो हम भूल जा रहे हैं कि मुझे क्या करना है। तो बस ये है कि हम क्लास दे रहे हैं, यही इतना कर पा रहे हैं। बंद करेंगे तो 10-15 दिन ऐसे, आधा महीना तो बंद ही हो जाएगा, तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपके लिए जितना भी हो पा रहा है अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं कि आपको एक क्लास मिलती रहे, आप आएँ। चलिए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ये आपका सोशल साइंस है। सोशल साइंस का पहला चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, उसमें जितनी भी बातें इंपॉर्टेंट थी वो बताया। कुछ चीज़ें हैं उसमें अभी भी, लेकिन वो क्वेश्चंस के फॉर्म में करवाएंगे तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि मैंने देखा सबकी बात का जो सिलेबस है ना, वो कंप्यूटर का चाहे आप ले लो, चाहे ये सोशल साइंस का आप ले लो, बड़ा बोकस टाइप का है। सिलेबस है बहुत छोटा, लेकिन बहुत लेंदी सा है। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें उसमें नहीं दिखी हैं। मैथ बहुत अच्छी है, साइंस भी बहुत बढ़िया, A1 क्वालिटी का साइंस है, बढ़िया है। मैंने पूरा सिलेबस देखा। आप लोग की हिंदी भी गुड गुड है, नो प्रॉब्लम। और संस्कृत भी ऑल ओके, वो भी पहले सेमेस्टर ऐसी ही है, कुछ उसमें नया नहीं है। एंड और भी एक दो सब्जेक्ट जो है नॉट बैड, सब ठीक है, ठीक है, सो है। बट ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी इसमें इंक्लूड की गई हैं जो बहुत बोरिंग सी है, जो एक इंटेलेक्चुअल वो नहीं बन, इंटरफेस नहीं बन पा रहा है कि आखिर ये क्या है। बट कोई नहीं, देना है करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। आप जो शाइन क्लास साथ, मैं हूँ शालिनी, यहाँ पर स्वागत करती हूँ आप सभी का। हम यहाँ पर मिल रहे हैं 8 बजे, ये 8 बजे क्लासेस हो रही है। PDF आपको मिलता है, और भी जो चीज़ें फ़ोन में रहेंगी हम सेंड कर देंगे, ठीक है। आज हम कई सारे PDF सेंड करने के मूड में है कि सेंड करेंगे, टाइम से मिल जाएगा आप लोग को। वहाँ पर पोल के क्वेश्चन टेलीग्राम पर होते हैं, उसको ज़रूर किया करिए, वो आपके लिए भी हेल्पफुल है। और क्योंकि आपको टारगेट एग्जाम टेट देना है, तो वहाँ पर यहाँ पर सब जगह आएगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास को। ये आपका दूसरा चैप्टर है, जहाँ पर जो यूरोपियन कंपनीज थी उनका जो आगमन हुआ था वो क्या था, कैसे था, उनसे संबंधित कुछ बातों में फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ना किया हो अभी तक तो लाइक करिए। देखते हैं क्या चीज़ें, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कोई प्रॉब्लम होती है तो मैंने कहा है कि अगर कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही, फंस रहा है कोई टॉपिक, तो आप मुझे क्लियरली बोलिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं, हम आपके मन की गति से नहीं चलते हैं, ठीक है। तो हम नहीं पता कर पाएंगे, तो आपको मुझे बताना होगा कि आपको यहाँ पर दिक्कत हो रही है। आगे बढ़े, आइए। यहाँ पर है भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। अब ये क्या हुआ, कैसे हुआ, इनके बारे में फुल डिटेल में जानेंगे। चलिए, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन इतिहास का बहुत काफ़ी पुराना है। अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो काफ़ी पुराना है, ठीक है, लॉन्ग टाइम अगो। पहले भारत में पुर्तगाली, फिर डच, फिर फ्रांसिस, फिर ब्रिटिश शासन थे। ये एक क्रम है कि पहले पुर्तगाली आए। आप अलग अलग सोर्सेस में देखेंगे बहुत ज़्यादा, तो आपको अलग अलग लोग दिखेंगे, जिस पे आप मुझे क्रॉस करते हैं कि मैम ये गलत है। तो डियर, अगर हम कोई चीज़ अगर पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, तो इसका मतलब मैंने आपसे ज़्यादा सर्फिंग की है। सर्फिंग दैट मीन आपसे ज़्यादा मैंने रिसर्च किया है, मैंने आपसे ज़्यादा उन चीज़ों को वेरीफाई करके देखा है, तब इस चीज़ को मैंने यहाँ पर किया। कभी कभी होता है कि क्रिस क्रॉस कुछ चेक हो जाता है, अदरवाइज आप अगर बहुत, क्योंकि साइटों पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बुक्स में बहुत सारी चीज़ें, तो हर जगह एकदम सर्टिफाइड क्लियरली नहीं रहता है। इसलिए आप जो क्रॉस कर देते हैं कि मैम इसमें ये था, तो डेयर वो कभी कभी गलत है, उनका रहता है। मैंने हम ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करके तब एक चीज़ को कलेक्ट करते हैं कि ये चीज़ अच्छा ऐसे है,
ताकि उस पर गलती ना हो। तो पहले जो आगमन की बात है वो पुर्तगाली की है, फिर डच की, फिर फ्रांस की, फिर ब्रिटिश शासन की, जिनकी कंपनियां यहाँ आकर व्यापार करने लगी थी। ये जो आए थे, क्या हमारे यहाँ मेहमान थे? क्या हमने इनको बुलाया था? नहीं, हमारे यहाँ निमंत्रण करने नहीं आए थे, अपना काम करने आए थे, अपना व्यापार करने आए थे, व्यापार से आके हमारे यहाँ बस गए थे। ठीक है, तो ये क्या करने आए थे? बिजनेस करने आए थे। ये कंपनियां भारत के व्यापार और अर्थव्यवस्था में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। और उस समय इनका आवाजाही जो इतना ज़्यादा बढ़ गया, लोगों में लोकप्रियता बढ़ गई, रीज़न क्या था कि उससे हमें भी कुछ पैसे मिल रहे थे। तो जहाँ पर पैसे की बात है, आखिर इंसान काम क्यों कर रहा है? बहुत सारी चीज़ें, सबको अपना घर चलाना है, करना है, तो कमाते हैं। तो उस वक्त क्या था कि जब पैसे का उतना कोई सोर्स नहीं था, आगमन नहीं था, तो उनको भी कुछ एक ज़रिया मिलने लगा, उनको भी दो रोटी का प्रॉफिट उनसे होने लगा था उस टाइम पर। उस टाइम पर दो रोटी आराम से मिल जाना बहुत बहुत बड़ी बात थी, आसान बात थी नहीं थी। ठीक है, ब्रिटिश कंपनियों का भारत में आगमन विशेष रूप से 17वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ था। जो ब्रिटिश कंपनी का इंडिया में इनकम मतलब इनका अब कमिंग हुआ था, आए थे ये, वो जो टाइम ड्यूरेशन था वो 17th सेंचुरी में शुरू हुआ था, स्टार्टिंग फेज थी उस समय की। और उस समय ब्रिटिश दक्षिण भारत के व्यापार में दिलचस्पी लेने गए। दक्षिण भारत, साउथ इंडिया की तरफ ये लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख रहे थे, अट्रैक्टिंग इनको लग रहा था, और इनकी दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। वहाँ पर इनकी आवाज़ इन कंपेरिजन टू अदर एरियाज़ उस डायरेक्शन में ज़्यादा बढ़ती गई। दिन पर दिन आते गए, रोज कोई ना कोई कभी कोई कभी कोई। और कई कंपनियों ने भारत में ये जब आए तो भारत में अपनी शाखाएं खोल ली। फिर इन्होंने परमिशन ली, यहाँ से जो राजा रजवाड़ा उस समय हुआ करते थे उनसे, लोगों से। और वैसे भी आप जानते हैं जो उनके ये लोग दलाल से काम ज़्यादा करवाते थे। ठीक है, चापलूसी का कार्य ज़्यादा करते थे, छोटे लोगों को पैसे दे देते थे, उनके बाद मंत्री तक बात पहुँचवाते थे, तो वो भी लोग दिलवा देते थे, कर देते थे, या चोरी के रास्ते। और वही है ना, घर का विधि लंका ढाए। आधा तो इन लोग को ऐसे लोगों ने बसाया है कि जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद करेंगे। तो आधे लोगों ने ये गलती काम की है, जिसकी वजह से पूरे इंडिया को भुगतना पड़ा था इस चीज़ को। सोच सकते हैं कि हम लोग तो आज़ाद हो गए, लेकिन उस समय का क्या कंडीशन रही होगी, कितना ज़्यादा, कभी देखो तो बहुत बेकार फेज रही होगी वाकई में। अच्छा है कि भगवान ने हम लोग को बचाया उस चीज़ों से। तो यहाँ पर है कि कई कंपनियों ने अपनी जो ब्रांचेस थी वो वहाँ पर खोलना शुरू कर दी। एक के बाद देखा देखी एक कार्यक्रम होते गए। उनमें से कुछ प्रमुख कंपनियां थी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे फेमस मोस्ट पॉपुलर जो कंपनी थी वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्थापित की गई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू उसको स्टैब्लिश किया गया था। और फ्रीट कंपनी, जो डच सरकार के द्वारा, एक कंपनी फ्रीट थी। कौन थी? फ्रीट। एक थी ईस्ट इंडिया कंपनी और एक थी फ्रीट कंपनी, जिसको एक को ब्रिटिश सरकार ने किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट, एक ने डच गवर्नमेंट ने किया था। तो ये दो कंपनियां सारी कंपनियों में बहुत ज़्यादा ही विख्यात हुई, और ये वहाँ पर आकर अपनी अपनी ब्रांचेस को अलग अलग सेक्टर के एरिया में, जहाँ पे इनके रिसोर्सेज अवेलेबल थे, जहाँ पे इनको आवाजाही के सुविधाएं थी, ये वहाँ पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिए। कहे नहीं, मन में पूरी धारणा थी, क्योंकि ये अपने 10 कदम को आगे सोच कर चलते थे। और इंडियन जो है वो वर्तमान की चीज़ों में ही देखते हैं। ठीक है, आपके पास अगर अभी दिक्कत नहीं है तो अभी का काम चलाओ, अब आप देखो क्या हो रहा है, आगे का सोच के क्यों अभी की चीज़ें खराब करना। ठीक है, तो प्रेजेंट से ज़्यादा अच्छी बात है कि आप भविष्य का सोच के कार्य को करो, कि हो सकता है कि अप डाउन्स तो होते रहते हैं, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। पैसा गया तो गया, कल फिर कमा लेंगे, कौन बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप ये ध्यान रखो कि अभी क्या हो रहा है। चलो ठीक है, आगे आओ। अब यहाँ पर है कि 20वीं शताब्दी के दौरान भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन बहुत तेज 17वीं से शुरू हुआ था, और 17वीं से शुरू होते 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 ये 20 तक बहुत तेजी की रफ्तार में हो गया। बच्चा बच्चा भी आने लगा। ठीक है, जैसे घूमने का एक प्लेस हो गया, हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे। उस समय कुछ नई कंपनियों ने भारत में अपना कारोबार शुरू करने, जैसे जर्मन कंपनी फेस्टो की और स्टॉक इलेक्ट्रिक की। आप देख रहे हो कि जब कंपनियां खुलने लगी, बात बढ़ने लगी, आवाजाही होने लगी, कच्चा माल जो है ट्रांसपोर्ट होने लगा, तो वहाँ से फिर कहीं और गया, कहीं और गया, काफ़ी लोग आए। क्योंकि जहाँ से ये लोग अमेरिका ब्रिटेन से ये लोग जो आ रहे थे, तो वहाँ पर अदर कंट्रीज़ के भी लोग आए हुए थे, तो उनको भी बात पता चले कि ये लोग वहाँ से जाकर ले आ रहे हैं। तो सबको पता चल जाती है ना कि कहाँ से क्या माल उठाया जाए। जाहिर सी बात है कि जो माल जहाँ बनता है, जहाँ किसी भी सामान की कैसा भी रॉ मटेरियल जिसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो वहाँ सस्ता मिलता है। ये बात सबको मालूम है। चाहे वो आप मसाले की बात ले लो, चाहे वो आप पेंट की बात ले लो, चाहे आप किसी भी चीज़ की, एनीथिंग, आप कपड़े की बात ले लो, आप खाने का तो
एवरेज ही है फिलहाल, लेकिन खाने का जैसे गुड़ वगैरह बन रहा है, और आप और भी सामान जितने भी बन रहे हैं घर के, अगर बात ले तो जो क्रॉकरीज के सामान आते हैं किचन के, वो सब आते हैं जहाँ पर बनते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप जहाँ पर जो चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही वो वहाँ पर अदर जगह पर सस्ती मिलती है, चाहे क्योंकि उसमें जीएसटी लगेगा, आने जाने का लगेगा, दलाली लगेगी, बहुत सामान होता है, ठीक है। तो जब ये उन लोगों को पता चला कि ये लोग कहाँ से आखिर माल ला रहे हैं और हमको कितने में बेच रहे हैं, ये कच्चा माल उठा के वहाँ पर जाके उसको पॉलिश लगा के उसको पेंट करके महंगा महंगा बेचते थे और हमको सस्ते रुपए में देते थे। यही तो दिक्कत हो गई ना, जब जब बिक नहीं रहा था, हमारा बिकने लगा, प्रॉफिट होने लगा, तो हम भी करने लगे, फिर हम की वही खुशामदी करने लगे कि हाँ आइए सर, आइए सर, और हमें पैसे मिले, अपनी लालच में हम उनको पालते गए और वो हमारा काटते गए। तो इसी वजह से जब वहाँ पर जो लोग आए उनको पता चला, तो वो भी अपना कहे कि जब ये जाके ले आ सकते हैं तो हम क्यों ना जाएं। तो ये और लोगों को न्योता देकर लेके आए, चलो तुम भी चलो वहाँ पर लूटो, ठीक है, भरमार लगी हो। तो ये इन कंपनियों का जो आगमन हुआ, ये कहीं ना कहीं इस तरीके से शुरू हुआ, जो काफ़ी ज़्यादा विख्यात हुआ, और अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग जो है कॉन्टिनेंट से लोग यहाँ पर आना, आके अपनी ब्रांचेस को खोलना, कंपनी को खोलना, लालच दे के कार्य करवाना। इंडियन लालची तो थे ही शुरू से, जिसकी वजह से ये चीज़ देखने को बहुत गंदी मिली और अपने लालच के कारण जो है मारे गए, ठीक है। तो ये सारी बात रही है फिलहाल के लिए, बीत जाते। कभी कभी मुझ में एज अ, जितना मैंने लर्नर के द्वारा इसको पढ़ा है, मुझे लगता है कि अगर मेरे हाथ में गवर्नमेंट हो तो मैं एक बात ये बात कहना चाहूँगी कि ये चेंज कर दीजिए। क्या ही पढ़ना, आखिर क्या फ़ायदा इस चीज़ को पढ़ने का, कोई मतलब निकलता है ना। मैं आज कुछ कर सकती हूँ, ना उनको मार सकती हूँ, ना कुछ कर सकती हूँ, ना आप कुछ नहीं कर पाए तो मैं क्या करूँगी। आप ये सारी हिस्ट्री वगैरह फालतू की डालते हो, ढंग की चीज़ डालो, करंट की चीज़ डालो, या कुछ और चीज़ डालो। क्या ही मतलब, वो अकबर बाबा का जो हम लोग पढ़ते आते हैं, क्या मतलब है उसको पढ़ने का, कोई मतलब है उसको पढ़ने का। आपने भगवत गीता हटा दी, आपने गीता पुराण हटा दिया, आपने और तमाम चीज़ें हटा दी जो हिंदू धर्म का था या किसी भी धर्म का था, आपने उसको हटा दिया। आप अकबर बाबा की कहानियाँ पढ़ाते हो, पता नहीं क्यों पढ़ाते हो, क्या ज़रूरत है सिलेबस उसको डालने की। आखिर IAS PAS के एग्जाम में इसको भर भर के क्या ही मतलब। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें हैं, रणनीति है और कुछ कुछ फैक्टर्स है, तो कुछ फैक्टर्स है तो उसको एक सार में डाल दो ना। अब इतनी रामायण पढ़ो, अकबर का बेटा बाबा, बाबा का बेटा ये, इनका बेटा वो, उनका बेटा वो, अपना तो किसी को याद नहीं रहता, उनका याद करके बैठो, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, हाथ में कुछ है नहीं, ठीक है। तो हमारी पढ़ाई में ही कहीं ना कहीं दोष है। आखिर बाहर के लोग नहीं पढ़ते, हम ही लोग क्यों पढ़ते हैं। आखिर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। कभी आप लोगों ने सोचा कि आप लोग ये रामायण क्यों पढ़े, कोई मतलब है इस चीज़ का, कोई काम नहीं है, लेकिन पढ़ना पड़ रहा है, मजबूरी, एग्जाम में आएगा, अब इसी के थ्रू कार्य करना है, तो लो भैया पढ़ो, उसके बाद जंग करो, बैठ के बहस करो, कुछ कर पाएंगे नहीं, सारे लोग मिलकर लड़ेंगे, ठीक है, क्लियर। चलो भाई, कोई नहीं, हमारे हाथ में नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए पढ़ लेते हैं जो भी दिया है। यूरोपीय कंपनियों का भारत में पहला आगमन पुर्तगालियों के साथ हुआ। जी हाँ, यूरोपीय कंपनी जो इंडिया में एंटर की, उनका जो आगमन था वो पुर्तगालियों के साथ ही हुआ था। 1498 में वास्को द गामा ने भारत के दौरे में पहुंचे हुए थे। उनका उद्देश्य था कि स्पाइस के, यानी कि मसालों के व्यापार की नई राहों को खोजना। ये आए थे इंडिया में, और जो मसाले इन्होंने देखे थे उसकी इनके दिमाग में छाप पड़ गई, और इन्होंने मसालों का व्यापार इंडिया से सोच लिया था अपने दिमाग में कि यहाँ से ये कार्य हम कर सकते हैं, रॉ मटेरियल्स को उठा करके, ठीक है। मसाले का क्या है, खड़े खड़े मसाले हैं तो सभी यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ के हो या वहाँ के हो। आप दालचीनी यूज़ करते हो, देखो आप केरला तमिलनाडु के एरिया में, साउथ में मसाले ज़्यादा होते हैं ना, दालचीनी है, काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, छबीला है, तेज़पत्ता है, और भी बहुत, जायफल आता है, और जावित्री सावित्री पता नहीं क्या क्या आता है, बहुत कुछ है, स्टार जैसे रहता है देखने में, ठीक है। वो खड़े मसाले जो आप मांगो शॉप पे तो वो लोग देते हैं, तो ढेर सारा मैंने फिर देखा है, दालचीनी, तेज़पत्ता, लौंग, इलायची, छबीला और काली मिर्च, और बस ऐसे ही जो भी रहता है, ठीक है। तमाम बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो आपने देखा होगा। तो ये सारा वहाँ पर ज़्यादा होता था, सस्ता भी था, बिक नहीं रहा था, लोग फेंक रहे थे, वेस्ट हो रहा, जितना किए उतना किए, कहाँ किसी के पास पैसे थे तो इंडिया में खरीदता उतना। तो ये उस व्यापार को सोच के आए थे। उस समय से लेकर यूरोपीय कंपनी ने भारत में व्यापार और आर्थिक विकास में बड़ा योगदान दिया था। इनसे प्रॉफिट भी हुआ था, नुकसान ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जो दो दो रुपए नहीं थे कमाने के, तो खाना नहीं मिलता था, और खाना यही जो आपके यहाँ है आप वही खाओगे ना। तो ये इसलिए जो है दिक्कतें भी थी, तो दिक्कतें भी सॉल्व हुई थी, लेकिन उन्होंने कब्जा जो कर लिया था वो बड़ा गलत था, ठीक है। आगे चलिए, बाद में दक्षिण भारत तमिलनाडु में फ्रांसीसी ने अपनी कंपनी खोल दी। अब देखिए, फिर जब थोड़ा कार्य बढ़ गया,
थोड़ी सहायता उनको दे दी गई तो कंपनी खोल दी गई, अपनी स्थापना की गई। उस समय उन्होंने भारत में समुद्री व्यापार, फिर समुद्र से व्यापार था, कोई ब्रिज तो ट्रेन एरोप्लेन थी नहीं, तो वस्तु व्यापार शुरू हो गया। बैंकिंग समेत अन्य क्षेत्रों में कार्यक्रम शुरू हो गए, बैंक का भी सब कुछ शुरू हो गया, सेटअप हो गया। ब्रिटिश कंपनी ने भारत में आगमन 17वीं सदी से शुरू हुआ था, जब वे उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। और ईस्ट इंडिया यहाँ पर है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के तथा अन्य देशों के व्यापार के साथ कई बड़े और महत्वपूर्ण कदम भी उठा लिए। जब ये एक जगह रहकर राज कर लिए, एक जगह कमा लिए, कर लिए ना, तो इनको भी था कि लाओ जहाँ जहाँ हो सकता है सभी कर, सभी की सोच रहती है ना कि हम जितना पा रहे हैं अगर कहीं और से कर पाए तो कर ले। तो ये हर जगह फिर अपना पाँव जमाना का कदम शुरू कर दिया, क्योंकि एक ही मेंटेलिटी पे, एक बात पता है, इन्होंने हमारी मानसिकता के साथ, हमारी मेंटेलिटी के साथ गेम खेला, क्योंकि ये एक इंडियन को समझ गए थे, क्योंकि सीधे साधे थे ही, उतनी चालबाजी नहीं आती थी, उतनी खुरपेची की सोच नहीं थी, जितनी अब है उतनी नहीं थी उस टाइम पर, क्योंकि सबक नहीं मिला, सीखा कैसे, सबक से मिला, तो वो चीज़ उस समय नहीं थी। तो उन्होंने मेंटेलिटी को भांप लिया, और जिसका फ़ायदा उठाकर इन लोगों ने ये सारे के सारे कार्य को धीरे धीरे करके चोट मारना शुरू किया। और जब ये पड़ा कि हमारा कब्जा हो गया, तब धावा बोला था, तुरंत बोले होते तो लात मार के भगाए गए होते। लेकिन इनका जो चाल थी, क्योंकि ये बाहर के तो थे ही, इतना गेम खेलने थे, सीखे थे, जानते थे, और ये ऐसा करना शुरू कर, अब तो कोई कर ले खदेड़ के भगाए जाएंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ समझ में आ रही है, चीज़ें बहुत सिंपल हैं, एज अ स्टोरी के रूप में जब पढ़ो ना तो फिर ठीक भी लगता है, याद रहती हैं चीज़ें, क्या हुआ कैसे हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखिए, तो जो कंपनियों का एक क्रम है, पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रांसिस, फिर स्वीडिश, ऐसे भी क्रम मतलब चल रहा है। क्रम देख लो, बहुत ज़रूरी नहीं है कि आएगा, इनसे कुछ ही प्रश्न बनेंगे, इनका मज़ा पता है फ्रेंड्स, सीधी बात बोल रहे हैं ये चीज़ें। लेकिन दिक्कत क्या अटक रही है, आएंगे प्रश्न कुछ ही पूछ के, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो किस सेक्शन से पूछ लेंगे ये हमको पता नहीं है, जिसकी वजह से हमको इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा ही, हर कीमत पर हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आइए अब बात कर लेते हैं पुर्तगाली के बारे में। तो पुर्तगाली एक यूरोपीय राष्ट्र थी। ठीक है, यूरोपीय राष्ट्र के रहने वाले ये लोग थे, यूरोप के राष्ट्र की तरफ से थे, यूरोप की तरफ से थे, जो पूरब में इबेरियन प्रायद्वीप पर स्थित थे। ठीक है, ये मुगल मध्ययुगीन काल से उत्तरी और पूर्वी अमेरिका की खोज और नवीकरण के क्षेत्र में एक अहम भूमिका भी निभाते हैं। जो ये उत्तरी अमेरिका और पूर्वी अमेरिका का खोज पूरा है, उनको एस्टेब्लिश करना, बनाना, तमाम चीज़ों में इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान देखने को मिला, इनकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है। और कह सकते हैं कि 15वीं शताब्दी में पुर्तगाल के साहसिक खोजकर्ता वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग में खोजा और समुद्र का एक रास्ता निकाला, और वहाँ से व्यापार के लिए संपर्क को, एक कॉन्टैक्ट को इस्टेब्लिश किया था। वे ब्राज़ील भी कल्पना करने में मदद में सक्षम थे, उधर के एरिया को भी टच में लाने का प्रयास किए। और यह पुर्तगाल के इतिहास के एक बड़े क्षेत्र को समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि उनके बारे में, उनकी एस्टेब्लिशमेंट थी, क्या क्या वहाँ पर है, सारी चीज़ों को मेंशन किया। जब कोई कार्य कर रहा है या उस चीज़ में लगा हुआ है तो उस बंदे को उस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी, तो इनको सारी इन्फॉर्मेशन थी, हर जगह बताते गए तो फैलता गया। तो ये था, मतलब देखो, सारे लोग थे, जहाँ जहाँ इनका फ़ायदा था या जिस जगह से इनको लगाव था, तो इन लोगों ने भी कुछ अच्छे कहा। आज स्कूल्स हैं, हॉस्टल्स बहुत सारे म्यूज़ियम वगैरह हैं, तो इन सब की ही देन है। लेकिन उसका खामियाजा जो भुगतना पड़ा वो काफ़ी लंबा रहा, जो कि बहुत ज़्यादा चला, जो भुक्तभोगी के लिए बहुत दिक्कत की बात थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं डच की। डच कौन था ये जानते हैं, आइए देखते हैं डच कौन थे। डच के बारे में ऐसे लिखने को आता है, पुर्तगाली कौन थे 2 लाइन का, 3 लाइन का, 1 नंबर का, फिर डच कौन थे 1-2 लाइन का, ऐसे लिखने को आएगा। डच के बारे में है, डच या डच प्रजाति नीदरलैंड देश के निवासी। कहाँ के रहते थे, ये नीदरलैंड के रहने वाले थे। ये यूरोप के मध्य में सेंटर ऑफ यूरोप में स्थित थे, इनका स्थान था, और इतिहास में एक प्रमुख नेतृत्वकर्ता के रूप में भी जाने गए थे, क्योंकि इन्होंने बहुत जगह डायरेक्शन, लीडरशिप का रोल निभाया था। इनका एक गठन तो काफ़ी अच्छा कहलाया था। यहाँ तक क्लियर। आप देखिए यहाँ पर है, 17वीं सदी में डच ने बड़ी शक्तियों के रूप में विकास किया, एक अच्छी पावर के रूप में ये एस्टेब्लिश हो चुके थे। जहाँ पर चीज़ें हो जाएंगी, समझ हो जाएगी, तो पावर तो बनी जाएगी। जब वे तत्कालीन संयुक्त राज्य एम्स्टर्डम के नेतृत्व में संपन्न हुए थे, उन्होंने भारत में, इंडोनेशिया में, अफ्रीका में, अमेरिका में अनेक हिस्सों में शासन भी किया। बहुत अलग अलग जगह पे जाके जो है गवर्निंग पावर की तरह, कंट्रोलिंग पावर की तरह वर्क किए, और अपनी व्यापार और नौसेना में बड़ी मान्यता भी प्राप्त की। और आज डच नीदरलैंड समृद्धि में कह सकते हैं, तकनीकी में, टेक्नोलॉजी में कह सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट में कह सकते हैं, खुशहाली में कह सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मशहूर है,
क्योंकि उनके पास सारी चीज़ें हैं, सारे रिसोर्स अवेलेबल हैं, सारे संसाधन अवेलेबल हैं, सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और काफ़ी अच्छे भी कार्य भी किए हैं, बहुत सारे मिशनों में पार्टिसिपेट किए हैं, कभी कभी हेल्पफुल नेचर भी अपनी कंट्रीज़ के लिए जो उनसे ताल्लुक़ रखते हैं उनसे उनका संबंध देखने को आज भी मिलता है। तो अच्छी बात है, जिसका जहाँ पर जो भी रहता है, हम लोग का भी इंडिया से जितना टाइप है, जहाँ जहाँ जिस कंट्रीज़ में है, जिस कॉन्टिनेंट में है, तो हम भी तो करते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं। हम अभी कभी जो भूकंप की बात आई तो इंडिया से कितनी मदद की गई, की नहीं की, बिल्कुल की गई। बहुत कुछ श्रीलंका में हुआ था, बिल्कुल किया गया था, अफगानिस्तान में हुआ, बिल्कुल किया गया था। तो हर एक देश चाहता है कि हम करें, पार्टिसिपेट करें, रहें, तो वैसा इन लोगों का भी एक अच्छा रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपका इतना छोटा सा टॉपिक था जो कि मैंने बताया। पीडीएफ तो मैंने बनाया हुआ है, लेकिन अभी बहुत नहीं टाइम मिल पा रहा है, तो 20-25 मिनट 20-20 मिनट की मैं क्लास का आपको करने का कोशिश कर रही हूँ। आप आओ, देखो, जानो। तो ये आपके 20 मिनट हो गए हैं, मैं फिर बनाऊँगी, फिर करूँगी इसके आगे की भी जो क्लासेज है हर एक अपडेट दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इस बार के क्वेश्चन पे मेरा ज़्यादा फोकस इस बार रहेगा, तो आप लोग पढ़िए, देखिए, करते हैं, मिलते हैं। तो कैसी रही क्लास, आई होप बताइएगा आप लोग ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।